अच्छा जी बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। पहले शुरू के 1-2 मिनट के अंदर हम इस डेफिनेशन को डिफाइन कर लेंगे और प्रॉपर उर्दू के अंदर ट्रांसलेट कर लेंगे। उसके बाद हम इस पे टाइम लगाएंगे इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो हम पढ़ते हैं, कहता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हम टॉपिक का क्या नाम है? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट हैज बीन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। तो कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हमें ये बताता है कि कितने अमाउंट में आपने सोल्यूट को डिसॉल्व कराया है सॉल्यूशन के अंदर या फिर सॉल्वेंट के अंदर। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। ये डेफिनेशन हमसे ये कहती है कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हमें ये बताता है कि कितने अमाउंट में आपने सोल्यूट को डिसॉल्व कराया है सॉल्यूशन के अंदर या फिर सॉल्वेंट के अंदर। अगर आपको याद हो, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 में हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास सोल्यूट हो और हमारे पास सॉल्वेंट हो, तो ये दोनों चीजें आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं सोल्यूशन। या फिर हम यूं कहें, अगर हमें सोल्यूशन बनाना है तो हमें दो चीजें चाहिए, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। जो कम तादाद में होगा वो होगा सोल्यूट, और जो ज्यादा तादाद में होगा वो होगा सॉल्वेंट। ये बातें हमें पहले से बताएं। अब डेफिनेशन हमसे ये कह रही है कि कितनी तादाद में आपने सोल्यूट को डाला है सॉल्वेंट के अंदर या फिर सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन के अंदर या फिर सॉल्वेंट के अंदर। अब कब हम ये बताएंगे कि आपने कितनी तादाद में सोल्यूट सॉल्वेंट में डाला या फिर सोल्यूशन में डाला? तो देखो, इसका आसान तरीका ये है। इस डेफिनेशन को ना दो हिस्सों में अंदर हम डिफाइन करते हैं। हम ये कहते हैं कि जब हमने एक नया सोल्यूशन बनाना है तो फिर हम ये बताएंगे, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन हमें ये बताएगा कि आपने कितनी तादाद में सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डाला है। क्लियर होगी बात? जब हमारे पास पहले से ही सोल्यूशन अवेलेबल होगा तो फिर उस टाइम हम ये बताएंगे कि इस पूरे सोल्यूशन के अंदर कितनी तादाद में सोल्यूट है। तो ये डेफिनेशन हमें दो चीजों को बयान करने की कोशिश कर रही है। अब ये दोनों सिनेरियो हमने सीख लिए हैं। मैं आपको ये बता के बैठा हूं अभी अभी कि जब हमने कोई सोल्यूशन बनाना होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन हमें ये बताता है कि आपने कितनी तादाद में सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डाला। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही सोल्यूशन अवेलेबल है तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन आपको यह बताता है कि आपने तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन आपको यह बताता है कि इस सोल्यूशन के अंदर कितनी तादाद के अंदर सोल्यूट है। क्लियर हो गया बात? अब इस डेफिनेशन को हमने अच्छे से समझ लिया। अब आगे चलते हैं हम। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन एक्सप्रेस्ड इन आइदर ग्राम्स और इन मोल्स। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास है सोल्यूट और एक हमारे पास है सोल्यूशन। तो मेनली ना हम इन दो चीजों को ही लेकर चलते हैं। अब यहां पर हम सॉल्वेंट को नहीं लेंगे और यहां पर हम सिर्फ दो चीजों को ही डिस्कस करेंगे, सोल्यूट को करेंगे और सोल्यूशन को करेंगे। तो कहता है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन एक्सप्रेस्ड इन आइदर ग्राम्स और इन मोल्स। तो जो सोल्यूट है ना, उसका अगर हमने यूनिट लेना है, यानी कि उसको हमने मेजर करना है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं ग्राम्स के अंदर भी या फिर हम उसको मोल के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। एक बात तो हो गई क्लियर। अभी समझते हैं इसको, एक का मतलब क्या है। वेयर एज द क्वांटिटी ऑफ अ सोल्यूशन, जब हमने सोल्यूशन की तादाद लेनी है तो उसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, डेसीमीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता है कि जिस तरह लेंथ का यूनिट होता है मीटर्स, टाइम का होता है सेकंड्स, उसी तरह जब हम बात करेंगे ना सोल्यूट की तो उसको हम लेंगे, उसका हम यूनिट लेंगे ग्राम या फिर उसका हम यूनिट लेंगे मोल। क्लियर होगी बात? जब हम बात करेंगे सोल्यूशन की तो उसको हम मेजर करेंगे, यानी कि उसका हम जो यूनिट लेंगे ना वो लेंगे डेसीमीटर क्यूब या फिर हम सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम सोल्यूशन का क्या ले रहे हैं? वॉल्यूम ले रहे हैं, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है ना वो होता है डेसीमीटर क्यूब। अब डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब तकरीबन एक ही चीजें हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है ना वो बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। जिस तरह आपको पता है कि हम अगर बात करें 1 किलोग्राम की, तो 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के। उसी तरह 1 डेसीमीटर क्यूब जो कि हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट है वो बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब दोनों ही यूनिट्स हो गए वॉल्यूम के। तो बस अभी आज तक आपने ये बात पढ़ ली है कि जब आप सोल्यूट की बात करेंगे तो सोल्यूट को आप ग्राम्स के अंदर लेंगे या फिर मोल के अंदर लेंगे। जब आप सोल्यूशन की बात करेंगे तो सोल्यूशन को आप डेसीमीटर क्यूब के अंदर लेंगे या फिर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लेंगे। अब हम चलते हैं मजीद इसके डीप कॉन्सेप्ट्स की तरफ। देखो यहां पर ना लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, उसको हम लेंगे ग्राम्स के अंदर या फिर मोल के अंदर। अगर आपको याद हो इससे पिछला लेक्चर जहां पर मैंने ये क्विक चेक 15.1 कराया था आपको, वहां पर मैंने आपको कहा था कि जब हमने इसका सॉल्यूशन कर रहे थे वहां पर मैंने आपको कहा था कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बुक ने हमसे कहा है। तो अमाउंट का मतलब होता है मैस भी और अमाउंट का मतलब होता है मोल भी। तो मैस को हम किस में मेजर करते हैं? ग्राम्स के अंदर मेजर करते हैं। और मोल्स किसको कहते हैं? तादाद को कहते हैं। तो इसका यूनिट भी जो है ना एमओएल मोल ही होता है। तो इसलिए वो यहां पर कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है ना, जो अमाउंट है वो अमाउंट का मतलब दो चीजें होती हैं, मैस भी और मोल भी। तो मैस का यूनिट हम क्या लगा रहे हैं? ग्राम्स लगा रहे हैं, ठीक है, और हम मोल का यूनिट लगा रहे हैं
एलई मोल, ठीक है, इस तरह बोल लो, मोल्स पूरा लिख दिया ना उसने, तो हम मोल्स की ही बात कर रहे हैं, तो मोल का यूनिट mol मोल ही होता है। अच्छा, तो ये हमने मजीद कॉन्सेप्ट सीख लिए। अच्छा, इसके अलावा अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि सर हम कब अपने सोल्यूट को ग्राम्स के अंदर लेंगे और कब अपने सोल्यूट को हम मोल के अंदर लेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल मैं समझता हूं कि आपका 100% क्लियर है, क्योंकि क्लास 9 के अंदर भी आप समझ के आ चुके हो और कल वाले लेक्चर के अंदर, इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने ये बात क्लियर करा दी थी अच्छी तरह से कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोल क्या। तो आपका सवाल ये होगा कि सर कब हम ग्राम्स में लेंगे और कब हम लेंगे मोल्स के अंदर अपना सोल्यूट। तो मैं कहता हूं कि जब हमने सिंपली कोई हमारा जो मेन मकसद होगा कि हमने किसी चीज को तोलना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्राम्स ले लेंगे। मिसाल के तौर पे हम घर में बैठे हैं और घर में हमारे पास वेट मशीन है, तो उस वेट मशीन के ऊपर हम क्या करेंगे, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम कोई भी सलूट ले लेंगे, नमक नमक ले लेंगे, लेट से नमक ले लेंगे एज अ सलूट। तो नमक ले लेंगे और उसको हम पानी के अंदर डाल देंगे। तो हम नमक को ले रहे हैं किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर ले रहे हैं और पानी में डाल रहे हैं, तो हमारे पास एक नमकीन पानी के तौर पर एक सोल्यूशन बन के आ रहा है। और जब हमने प्रॉपर केमिकल इक्वेशन लिख के एक केमिकल रिएक्शन करवाना होता है, उस टाइम पे हम सलूट को लेते हैं मोल के अंदर। इसको मैं आपको थोड़ा इस तरह समझाता हूं, यहां पर हम चलते हैं। अगर तो मैं आपको कहता हूं कि मैंने एक एसिड बेस रिएक्शन करवाना है, यानी कि मैंने करवाना है एसिड HCl प्लस बेस NaOH का रिएक्शन करवाना है आपस में, तो मेरे पास बन के क्या आएगा, NaCl प्लस H2O। ये इंतहाई आसान रिएक्शन जो कि आप अपनी क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 7 के अंदर ही पढ़ के आए हैं, एसिड बेस का रिएक्शन है जिसमें हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो यहां पर आप नोट करते हैं कि मैंने कोफिशिएंट के अंदर कुछ नहीं लिखा, इट मींस कि यहां पर 1 है, ठीक है, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। और कोफिशिएंट मैंने कल बताया था, पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि कोफिशिएंट का मतलब होता है कि आप नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करें। तो ये जो 1 1 लगाए हैं ना, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। आप कहते हैं कि सर मैंने यहाँ पर ग्राम्स के अंदर ही लेना है, मैंने मोल नहीं लेना, मैंने ग्राम के अंदर HCl लेना है और ग्राम के अंदर ही NaOH लेना है, और फिर मैंने 1 मोल ऑफ NaCl और 1 मोल ऑफ H2O बना के दिखाना है। तो ऐसा भी करके देख लेते हैं हम। चलो, अब हम कहते हैं कि हमने ग्राम के अंदर, फर्ज करो हमने 50 ग्राम जो है ना वो ले लिया HCl, और हमने ले लिया 80 ग्राम हमने ले लिया क्या, NaOH। और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ NaCl और 1 मोल ऑफ H2O बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें केमिकल इक्वेशंस के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें प्रॉपर मोल ही चाहिए होगा। अब मोल के अंदर जाने के लिए क्या हमारे पास कोई ऐसा पैमाना है, कोई ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है कि हम मोल को मेजर कर लें, HCl के मोल मेजर कर लें, NaOH के मोल मेजर कर लें? तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल है, और वो पैमाना ये है कि हमें मोल को लेके आना पड़ेगा पहले उसका मोलर मास की तरफ। अब हम निकालेंगे इसका मोलर मास। अब मोलर मास कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 1, ठीक है, 1 लिख देंगे यहाँ पर, और ये Cl है ना हमारे पास क्लोरीन, इसका होता है 35.5। तो मेरे पास अगर मैं बात करूं इसके मोलर मास की, तो ये हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। मैंने मोल निकाल लिया ना, तो मोल का रास्ता भी मेरे पास मोलर मास से होकर ही गुजरता है, यानी कि मोल को भी पहले मैं मोलर मास की तरफ कन्वर्ट करूंगा, एक फिजिकल वर्ल्ड का जो यूनिट है ग्राम उसके अंदर लेके आऊंगा, और फिर जाके मैं उसके मोल को डिसाइड करूंगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं NaOH की, तो सोडियम होता है 23, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। कुल मिला के ये बन गया 40 ग्राम पर मोल। इट मीन्स कि अगर मैंने 1 मोल ऑफ NaCl और 1 मोल ऑफ H2O बनाना है, तो इसके लिए मुझे एग्जैक्ट फॉर्म में इतनी तादाद में, यानी कि इतने ग्राम्स में हमें 36.5 ग्राम्स में HCl चाहिए और 40 ग्राम्स के अंदर हमें NaOH चाहिए। जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम अपना यूनिट ग्राम में भी ले सकते हैं सलूट का, और हम अपना यूनिट मोल के अंदर भी ले सकते हैं, तो इट मीन्स कि हम मोल को भी क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे पहले ग्राम्स के अंदर। तो हम मोलर मास की कैलकुलेशन करेंगे, फिर इतनी तादाद के अंदर हम मेजर कर लेंगे क्या इतनी तादाद के अंदर हमारे पास HCl है। अगर हमारे पास 36.5 ग्राम के अंदर HCl है, तो फिर हम कहेंगे हमारे पास 1 मोल ऑफ HCl आ गया। और इसके अंदर पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो हम इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो गिन नहीं सकते, तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिनने की हमें जरूरत भी नहीं है। हम सिर्फ ये काम करेंगे, वेट मशीन लेंगे, वेट मशीन पे इतना वजन नापेंगे, ठीक है, किस तरह नापेंगे, पहले इसका मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास निकाल लिया, जो मोलर मास आएगा उतना वजन हम वेट मशीन पे निकालेंगे, और वेट मशीन पे निकालने के बाद हम उसको कंसीडर करेंगे। अगर इतना 36.5 ग्राम हमारे पास वेट मशीन पे आ रहा है, तो हम कहेंगे जी हमारे पास ये 1 मोल ऑफ HCl हो गया। सिमिलरली NaOH का भी यही केस है। तो होप सो मैंने आपको काफी हद तक ये समझाने में कामयाब हो गया हूँ कि हमने केमिकल रिएक्शंस में क्यों मोल का ही इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सॉल्यूशंस करने हैं तो आप ग्राम ले लो, और जब हमने प्रॉपर केमिकल रिएक्शन करके कुछ नई चीज बनानी है, तो उस टाइम पे हम मोल इस्तेमाल करते हैं। तो बस यहां तक हमारी सारी बातें हो गई क्लियर। अब आपने 2 बातें याद की हैं कि आपने कंसंट्रेशन को समझा है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या चीज होती है, फिर आपने ये समझा कि हम सोल्यूट का जो यूनिट लेंगे वो लेंगे ग्राम्स के अंदर या फिर मोल्स के अंदर, और जब हम लेंगे सोल्यूशन का यूनिट तो वो हम लेंगे डेसीमीटर क्यूब के अंदर या फिर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर।
अब यहाँ पर हमसे कहता है कि द यूनिट यूज्ड फॉर द मास ओवर वॉल्यूम कंसंट्रेशन इज देन ग्राम ओवर डेसीमीटर क्यूब। अभी हम यहाँ पर एक सिनेरियो समझ के आए हैं कि जो हमारे पास सोल्यूट है उसको हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो तरह से जाहिर कर सकते हैं। एक ग्राम्स के अंदर यानी कि जब उसकी हम मैस की बात कर रहे होंगे, और जब हम तादाद की बात कर रहे होंगे यानी कि हम उसके मोल्स की बात कर रहे होंगे तो हम उसका यूनिट मोल में ले लेंगे। तो इसी तरह ये कहता है कि द यूनिट यूज फॉर मैस ओवर वॉल्यूम, जब आप ले रहे हो सलूट का मैस ले रहे हो जो कि होता है ग्राम्स के अंदर, और आप ले रहे हो सोल्यूशन वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम होता है डेसीमीटर क्यूब, तो आपके पास जो यूनिट बन जाएगा वो हो जाएगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर लिया यहां से। अब इसके अलावा कहता है कि जब आपके पास जो सोल्यूट है वो आप ले रहे हैं मोल्स के अंदर, दो तरीके थे ना, ग्राम्स के अंदर ले लो या फिर मोल्स के अंदर ले लो। जब आप अपना सोल्यूट ले रहे हैं मोल्स के अंदर तो उस टाइम पे हम कहेंगे ये हमारे पास है मोलर कंसंट्रेशन, और इसका जो हमारे पास यूनिट बनेगा वो बनेगा मोल ओवर डेसीमीटर क्यूब। मोल किस लिए आया है? मोल आया सोल्यूट से, और डेसीमीटर क्यूब किस तरह आया है? डेसीमीटर क्यूब आया हमारे पास सोल्यूशन से। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है सोल्यूट ओवर सोल्यूशन। सोल्यूट ओवर सोल्यूशन किसका? कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन समझ लो बस। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बराबर होता है सोल्यूट ओवर सॉल्यूशन के, और सोल्यूट हमारा ग्राम्स के अंदर भी हो सकता है और सॉल्यूशन तो हमारा होता ही डेसीमीटर क्यूब के अंदर है। जब हमारे पास ये सिनेरियो होगा तो हम कहेंगे ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का यूनिट बन गया ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इसके मुकाबले में जब सोल्यूट हमारा ग्राम की बजाय मोल में होगा तो फिर हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बराबर हो गया किसके? सोल्यूट इन मोल्स, ठीक है, एम मोल लिख रहा हूं यहां पर मैं, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन किसमें? वॉल्यूम के अंदर यानी कि डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो हमारे पास यूनिट बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मोल ओवर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास दो तरह के यूनिट बन जाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। कब बनेंगे? अब पता लग गया आपको, जब आपने अपना सोल्यूट लिया होगा, सोल्यूट का मैस लिया होगा, उस टाइम ग्राम ओवर डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। जब आपने अपने सोल्यूट के मोल्स लिए होंगे तो उस टाइम आपके पास मोल ओवर डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। तो बस यहां तक हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स है वो हो गए क्लियर। अब हम करते हैं इनकी एग्जांपल्स। पहले एग्जांपल में कहता है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन अभी हम समझ के आ चुके हैं, वो क्या होता है? वो दो तरीके से होता है। एक होता है हमारे पास मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है, और एक हमारे पास होता है मोलर कंसंट्रेशन। अब फिलहाल हम देखते हैं क्या हमारे पास, अच्छा ये देख लो, ये जो मोलर कंसंट्रेशन है ये भी कोई चीज अलग नहीं है, अभी बता के आ चुका हूं मैं आपको, ये भी सोल्यूट ओवर सॉल्यूशन ही है। और उस केस में जब हमने सोल्यूट लिया हुआ है मोल्स के अंदर, ठीक है ना, तो मोलर कंसंट्रेशन भी हमारे पास सोल्यूट ओवर सोल्यूशन है, और मैस ओवर वॉल्यूम भी हमारे पास सोल्यूट ओवर सोल्यूशन ही है। बस ये याद कर लो बातें। कहता है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन बतानी है हमने किसके अंदर? ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। यानी कि हम ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे मैस ओवर वॉल्यूम, और मैस क्या है? ये हमारे पास सोल्यूट का मैस है, और वॉल्यूम क्या है? ये हमारे पास सोल्यूशन का वॉल्यूम है। तो हम लिखेंगे विच कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हमारे पास हमने बताना है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बतानी है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। अब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन किस तरह है? वो इस तरह है कि हमारे पास 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, यानी कि सोल्यूट हमारे पास 20 ग्राम है, जो कि डिसॉल्व किया गया है 0.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर। अब बस आपने क्या करना है, जस्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। कंसंट्रेशन आपको पता है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, बल्कि अगर आप ये ना भी लिखो तो बुक को फॉलो करो, जस्ट कंसंट्रेशन लिख लो आप, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन लिख लो, मोलर कंसंट्रेशन लिख लो, एक ही बात है। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मैस ऑफ अ सोल्यूट इन ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। क्लियर होगी ना बात? ये हम इसकी बात कर रहे हैं, मैस ओवर वॉल्यूम, इस चीज की बात कर रहे हैं हम। तो बस यहाँ पर आपने मैस लिख लेना है, 20 ग्राम दिया हुआ है, ऊपर ये आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 0.2 डेसीमीटर क्यूब। अब ये 20 के साथ क्या है? मैस है ना, मैस होता है ग्राम्स के अंदर, और ये हमारे पास वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है, तो हम डीएम क्यूब लिख देंगे, ठीक है। तो 20 को 0.2 से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 100 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये डेसीमीटर क्यूब डिवाइड हो रहा है ना, तो हम इसको पर लिख देंगे। तो यहाँ तक हमारे पास ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल हो गया बल। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, कहता है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन 1.8 ग्राम ऑफ डिसॉल्व हाइड्रोजन क्लोराइड। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ एसिड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब जस्ट हमने वही बातें बतानी है जो कि हमने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर बताई थी। हमें फॉर्मूला पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन बराबर होता है सोल्यूट ओवर सोल्यूशन के, ठीक है। अब सोल्यूट हमारे पास ये है 1.8 ग्राम, और सोल्यूशन हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस 500 सेंटीमीटर क्यूब को हम कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब के अंदर। आपको पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब, ऊपर बता के आया हूं मैं आपको, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो यहां पर बुक ने इसको कन्वर्जन की है, तो हम यहां पर 500 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर हम कंसंट्रेशन का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, कंसंट्रेशन बराबर होता है सोल्यूट ओवर सोल्यूशन के। तो सोल्यूट हमारे पास 1.8 है, और हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है 0.5, जो कि हमारे पास आ गया 3.6 आंसर। और ऊपर क्या था?
ग्राम्स के अंदर था ना, ये ग्राम्स के अंदर था, और नीचे हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, डेसीमीटर क्यूब के अंदर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहां तक हमारी बातें हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं अगली एग्जांपल की तरफ। कहता है कैलकुलेट द मैस ऑफ अ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का आपने मैस बताना है ग्राम्स के अंदर, डिसॉल्व इन 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन टू गेट अ सॉल्यूशन विद अ कंसंट्रेशन 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। देखो आप, ये आपसे पूछ रहा है कि आपने मैस ऑफ अ सॉल्यूट बताना है, और जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है ना वो आपको गिवन है, और वो कितनी गिवन है, 15 ग्राम। और जो आपके पास वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम आपको गिवन है कितना, 2 डेसीमीटर क्यूब। अब आपको पता है, अब मुझे किस तरह पता लगा कि हमारे पास ये कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, वो इस तरह पता लगा कि कंसंट्रेशन का यूनिट होता है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो हमें कंसंट्रेशन पहले से ही गिवन है, ठीक है, और हमें वॉल्यूम भी गिवन है 2 डेसीमीटर क्यूब। अब फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द मैस फाइंड करना है। तो बस ठीक है, मैस ऑफ अ सॉल्यूट या फॉर्मुला लगा दो, ये वही फॉर्मुला है, ये ऊपर हम पढ़ के आए हैं, ये जो फॉर्मुला हम पढ़ के आए हैं ना, ये वाला, ये वही फॉर्मुला है, ठीक है। कंसंट्रेशन आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है, अब वॉल्यूम को कंसंट्रेशन से जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास मैथ्स का आंसर आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को हमने आगे पीछे कर लिया और इसका हमने आंसर निकाल लिया। तो मैथ्स किस में आता है, ग्राम्स में आता है, तो ग्राम्स आ गया हमारे पास। अगर आपने ये यूनिट याद नहीं रखेगा तो प्रॉपर आपने कैलकुलेशन करनी है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम है हमारे पास डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो ये डेसीमीटर क्यूब आपस में कट गया, सिंपल ग्राम रह गया। किस तरह कटा, देखो ये पर डेसीमीटर क्यूब था, ग्राम ओवर डेसीमीटर क्यूब था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेसीमीटर क्यूब। ये डेसीमीटर क्यूब ऊपर नीचे कट गया और सिर्फ ग्राम रह गया, तो हमारे पास आंसर 30 ग्राम आ गया। अब हम चलते हैं 15.7 की तरफ। ये थोड़ी सी ना टेक्निकल है। अब किस तरह, कहता है का सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, एक सोल्यूशन हमने बना लिया बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaOH। एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 10 ग्राम NaOH डाला गया है। अच्छा, अब कितने सोल्यूशन के अंदर डाला गया है, वो डाला गया है 1.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। देखो यहाँ पर उसने कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन हम दो तरीके से निकाल के आ सकते हैं, ये ऊपर इसने पढ़ाया भी था हमें। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं मैस ओवर वॉल्यूम के अंदर, जिसको हम लिखेंगे ग्राम ओवर डेसीमीटर क्यूब, या फिर हम इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं जो कि हमारे पास है मोल ओवर डेसीमीटर क्यूब। उसने हमें यहाँ पर ग्राम दे दिया स्टेटमेंट के अंदर और कहा है कि मोल के अंदर निकालो, तो कोई मसले की बात नहीं है। अभी हमने मोलर मैस कैलकुलेट करना सीखा था, पहले भी सीखते हैं और आज भी सीखा था, तो बस हम उस मोलर मैस की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ NaOH, या फिर आप इसको ये लिख सकते हो कि मैस ऑफ NaOH, जो कि हमारे पास है 10 ग्राम, जो कि हमें गिवन है। अब हमने इसको निकालना किस में, मोल के अंदर आंसर निकालना है ना, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मोलर मैस में। अब आपको पता है कि NaOH का मोलर मैस क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम, इधर लिख लेते हैं कि मोलर मैस ऑफ NaOH। याद करना पड़ेगा, सोडियम का जो हमारे पास एटॉमिक मैस होता है वो कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। एटॉमिक मैस इन ग्राम्स, इस तरह मैं बोलूं, एटॉमिक मैस इन ग्राम्स जो होता है, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कुल मिला के ये बन गया हमारे पास 40 ग्राम्स पर मोल। ये मेरे पास बन गया, इसके पास इसका मोलर मैस बन गया। अब जब मेरे पास मोलर मैस आ गया तो मुझे एक फॉर्मूला पता है जो कि मैं पहले लेक्चर के अंदर पढ़ के आया था, कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस के, ठीक है। तो अब मैस मेरे पास क्या है, गिवन है 10 ग्राम, वो लगा दूंगा, और मोलर मैस मेरे पास क्या है, वो है 40। तो 10/40 यहाँ पर बुक ने भी किया हुआ है, तो हमारे पास 0.25 मोल आ गए। अगर आपने यूनिट भी लगाने हैं तो मैस का यूनिट आप ऊपर लगाओ, यहाँ पर ग्राम, यहाँ पर लगाओ आप मोलर मैस का ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ग्राम ग्राम से कट गया, ये मोल ऊपर जाके तो एज इट इज मोल आ गया, जो मैंने आपको कल भी सिखाया था। यूनिट्स नहीं भी लगाने तो बुक को फॉलो करना है, बुक को फॉलो कर लो, लेकिन अगर प्रॉपर यूनिट्स लगाना है तो फिर इस तरह लगाएंगे उसके। अब हमने क्या निकाला था, हमने निकाल दी कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन हमारी किस तरह होती है, कंसंट्रेशन हमारे पास सवाल में कहा गया है कि आपने निकाली है मोल ओवर डेसीमीटर क्यूब में, तो हमारे पास मोल मिल गए हैं, बिल्कुल मिल गए हैं। तो मोल की वैल्यू लगाते हैं 0.25, और हमारे पास जो वॉल्यूम कितना था 1.2 था, तो 1.2 वो लगा दिया। बस आंसर निकालेंगे हम 0.21, और हमारे पास जो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है वो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जो कि इसने रिक्वायर्ड भी था, जो कि इसने मांगा भी था, तो वो यहाँ पर आ गया। अगर आप मुझसे पूछें कि सर मोल ओवर डेसीमीटर क्यूब कैसे आया, तो मैं कहूंगा कि 1.2 के साथ डेसीमीटर क्यूब है यहाँ पर, और 0.25 के साथ मोल अवेलेबल है, तो मोल ओवर डेसीमीटर क्यूब ये यहाँ पर आ गया। तो जिस तरह बुक में की है मैंने उस तरह समझाने की आपको बहुत कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी समझ ना आई ना तो आपने मुझे इसको कमेंट में बता देना है, फिर मैं मजीद एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा उसके लिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट टू नोट, कहता है मोलर कंसंट्रेशन एंड मोलैरिटी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लफ्ज पढ़ा है मोलर कंसंट्रेशन का। इट मीन्स कि हम अपने सलूट को ले रहे हैं मोल के अंदर, और अपने हम सोल्यूशन को ले रहे हैं डेसीमीटर क्यूब के अंदर, यानी कि मोल ओवर डेसीमीटर क्यूब की अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है मोलैरिटी। ये आपने MCQ के लिए याद करना है, यहाँ लिखा हुआ है
कहता है मोलर कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी बोथ रेफर टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। दोनों को हम यही बोलते हैं कि कितने अमाउंट में सोल्यूट हमने डाला है एक सोल्यूशन के अंदर, या फिर आसान लफ्जों में बोलें, इसके कहने का मतलब ये है कि हम मोलर कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी उसको बोलते हैं सोल्यूट ओवर सोल्यूशन को। ठीक होगी बात। बस जो फॉर्मूला इसने बुक ने यहाँ पर बनाया है ना, यही फॉर्मूला वो बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहा है। तो जो कॉन्सेप्चुअली भी हमने समझ लिया कि ये हमारे पास फॉर्मूला किस तरह बना, वो यही बात यहाँ पर कर रहा है। कहता है मोलर कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी बोथ रेफर करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन को, कि कितना सोल्यूट हमने डाला है एक सोल्यूशन के अंदर। तो फॉर्मूला को अगर हम प्रॉपर लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन वो बराबर है सोल्यूट ओवर सोल्यूशन के। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सारी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करें। अच्छा, अब हम करते हैं क्विक चेक 15.2, लेकिन इससे पहले ना एक चीज और देख लो। एग्जांपल 15.7 के अंदर आपके जहन में ये आएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के ऊपर हमने मोल क्यों पुट कर लिए, हमने यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को मोल ओवर वॉल्यूम क्यों कर लिया। तो देखो यही वही फॉर्मूला है जो कि अभी हम ऊपर बढ़ के आए हैं कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मैस ऑफ अ सोल्यूट। यहाँ पर आप मैस ऑफ अ सोल्यूट इन ग्राम काटो, यहाँ पर आप लिखो मोल, ठीक है, मोल, और नीचे आपके पास वॉल्यूम अवेलेबल है। अच्छा, ये किस तरह मैंने किया, बिल्कुल मैंने इसी तरह किया जो कि अभी अभी आपको मैं बता के आया हूँ, मोल ओवर डेसीमीटर क्यूब। यानी कि मोल हमारे पास ये ऊपर वाली चीज है, ये वाली चीज है, और जो डेसीमीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम है वो हमारे पास नीचे वाली चीज है। इसलिए मैंने यहाँ पर 15.7 के अंदर जो बुक ने भी यही काम किया हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को बराबर किया हुआ है मोल ओवर वॉल्यूम के। तो हमारे पास जो मोल आए थे ना वो हमने यहाँ पर पुट कर दिए, और जो वॉल्यूम हमारे पास था ना जो गिवन था 1.2 वो हमने यहाँ पुट कर दिया। क्लियर होगी ना बात। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हमारे पास मैस ओवर वॉल्यूम भी होता है और मोल ओवर वॉल्यूम भी होता है। ये चीजें हम बार बार सीख के आ चुके हैं, तो वही काम हमने किया है कि हमने यहाँ पर मोल ओवर वॉल्यूम पुट कर लिया। अब सेम काम हम यहाँ पर करेंगे 15.2 क्विक चेक के अंदर। ये थोड़ा सा ना मुश्किल है और थोड़ा सा बड़ा भी है। कल वाला जो हमारा फॉर्मूला था ना, नंबर ऑफ मोल्स मैस और मोलर मैस, वो यहाँ पर लगेगा, और आज वाला फॉर्मूला भी लगेगा। अच्छा, अब करते हैं इसको। तो स्टेटमेंट हमारे पास है व्हाट मैस ऑफ CuSO4, कि व्हाट मैस ऑफ CuSO4, हमने मैस फाइंड करना है CuSO4 का, इज प्रेजेंट इन 50 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हमें वॉल्यूम दिया है 50 सेंटीमीटर क्यूब और 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्वियस सोल्यूशन। अब हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन है वो ये है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास ये, मैस हमने फाइंड करना है, ठीक है। और अच्छा, अब कर लेते हैं, ठीक है, किस तरह करेंगे। अब देखो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है जो गिवन हमें वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें गिवन है कितना 50, आप पूरा लिख दो इसको, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, वो हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, सो हम कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब के अंदर, तो 50/1000। सिंपल रूल याद कर लो, जब सेंटीमीटर से डेसीमीटर में आना है तो डिवाइड बाय 1000 कर देना उस नंबर को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर होगी बात। अब एक और चीज हमारे पास है, वो है हमारे पास कंसंट्रेशन, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है, वो ये गिवन है, ये दिस वन, ये गिवन है, तो हम लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मोल ओवर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, अगर आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता लगा कि कंसंट्रेशन गिवन है, तो देख लो सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन का यूनिट हम पढ़ के आए हैं मोल ओवर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, पढ़ के आए हैं ना, तो ये वही चीज लगती है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने फाइंड करना है मैस, लेकिन मैस फाइंड करने से पहले हमें एक और काम करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरह निकालेंगे, हम इस तरह निकालेंगे, हम आज वाला जो फॉर्मूला है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन लिख लो, कंसंट्रेशन सिंपल लिख लो, कोई मसले की बात नहीं है। कंसंट्रेशन बराबर है हमारे पास मोल्स किसके, सल्यूट के, ओवर किसमें, हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं इन डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर लिख देंगे हम वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, किसका, सोल्यूशन का, जो कि हमें यहाँ पर गिवन भी है। तो बस हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करनी है इस जगह पे, तो करते हैं 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो मैं लिख देता हूँ डेसीमीटर क्यूब -3। अच्छा, इस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम से करूंगा, वॉल्यूम गिवन है मेरे पास जो कि है 0.05 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था मैंने इसको डेसीमीटर क्यूब के अंदर, बराबर है मोल के, तो हम मोल निकाल रहे हैं। वही फॉर्मूला जो अभी हम देख के आए हैं, और वो जो 15.7 के अंदर हमने उस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया है। कंसंट्रेशन मैस ओवर वॉल्यूम होता है ना, ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है मोल ओवर वॉल्यूम, यानी कि मोल ओवर डेसीमीटर क्यूब। तो बस अब हम इसका लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में इनको। तो मैं करता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है तो कोई मसले की बात नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 0.05, ठीक है, तो ये आ रहा है 0.0025। ये डेसीमीटर क्यूब इससे कट गया,
ये मोल रह गया, ठीक है, मोल रह गया। तो क्या निकाला हमने, नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है। तो मोल्स का यूनिट क्या होता है, मोल होता है, तो इसलिए हमारे पास ये हमारी मोल्स आ गए। अब ये जो आंसर है ना मेरे पास ये आ गया। अब मैंने क्या निकालना है, मैथ्स निकालना है। अब मैथ्स का फॉर्मूला क्या आता है, जो मैंने कल पढ़ा था वो था एज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर पूरा लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ये फॉर्मूला हम कल पढ़ के आए हैं। अब हमारे पास मोल्स हैं, ठीक है, और मैस हमने निकालना है और मोलर मैस नहीं है। तो मोलर मैस का हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे मोलर मैस किसका निकालेंगे, जो हमें गिवन है। क्या गिवन है, CuSO4 गिवन है, मोलर मैस ऑफ CuSO4। अब ये Cu है, कॉपर है, इसका होता है 63.5, ठीक है, मोलर मैस। और सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 4 आइटम्स हैं। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई वगैरह करें तो मैं करके देखता हूँ। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं पहले, तो ये आपके पास आता है, एक सेकेंड, 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपके पास आ रहा है 64, प्लस कर रहा हूँ सल्फर का 32 और फिर प्लस कर रहा हूँ कॉपर का 63.5, तो ये मेरे पास आ रहा है 159.5। मोलर मैस है तो ग्राम पर मोल लिख देता हूँ, ठीक होगी बात। अब हम क्या निकाल रहे हैं, हमने मैस निकालना है। मोलर मैस मैं निकाल चुका हूँ, अभी अभी ये निकाल के आया हूँ। नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पर निकाल के आ चुके थे, बस अब हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, ठीक है, मोलर मैस, और ये बराबर है किसके, मैस के। देखो ये मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, यहाँ पर ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पर इक्वल टू मैस के हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स अभी हम निकाल के हैं 0.0025, ठीक है, ये यहाँ पर गिवन है 0.0025, और मोलर मैस अभी हमने निकाला है 159.5। अब मैं यूनिट भी लगाऊंगा, ये पर हमारे पास है मोल है, यहाँ पर हमारे पास है ग्राम पर मोल, तो हम पर मोल को MOL-1 लिख देते हैं। ये हम निकालेंगे क्या, मैस निकालेंगे। तो ये मोल इस मोल से कट जाएगा, सिर्फ ग्राम रह गया। अब जो मेरे पास आंसर है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.0025, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 0.398। मैस है तो सिर्फ ग्राम रह गया था, तो मैंने यहाँ पर ग्राम पुट कर दिया, तो ये मेरे पास मैस आ गया। थोड़ा सा लंबा था, क्यों, क्योंकि हमने आज वाला फॉर्मूला भी इसमें इस्तेमाल किया, कल वाला भी किया है। सवाल में आपने देख लिया, हमने मैस रिक्वायर्ड था, हमने इसका निकाला है मोलर मैस, हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है और हमें कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन भी गिवन है। तो कंसंट्रेशन गिवन थी और हमें वॉल्यूम गिवन था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने मोल्स निकालनी है। और मोल्स निकालने का फायदा ये हुआ कि हम मैस का जो हमारे पास फॉर्मूला था ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस और मोलर मैस, तो हमने यहाँ पर मोल्स पुट कर दिए। मैंने मोल्स जो निकाले थे वो और मोलर मैस आपस में इनको मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास मैस का आंसर आ गया, और वही हमें चीज रिक्वायर्ड थी, जो कि बनता है 0.398 ग्राम्स। ठीक होगी बात। अब बस ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर हुआ खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होंगी, चीजें समझ आ गई तो बड़ी अच्छी बात है। ये न्यूमेरिकल्स बड़े आसान आसान से हैं, ये कोई ऐसे मुश्किल भी नहीं है। फिजिक्स के मुश्किल मुश्किल आप कर चुके हो, तो ये अभी तक तो बड़े आसान है। आने वाले लेक्चर्स में थोड़े से मुश्किल आएंगे, लेकिन अभी तक जो हमने किया ना वो आसान ही किए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।